हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़रिए सॉल्व पर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कोरोना का टाइम है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग बाहर जाने से डरते हैं और आपके आसपास, हमारे आसपास मौतें हो रही हैं, देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी हम लोग को हिम्मत बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिविटी हम लोग के अंदर होनी चाहिए। अगर हम लोग निगेटिव सोचेंगे, हर वक्त डरेंगे, तो जो काम पॉसिबल है वो भी इम्पॉसिबल लगने लगेगा। तो इसलिए हम लोग निगेटिव सोच से बचें। और एग्ज़ाम की बात जहाँ तक है, एग्ज़ाम ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर है कि वो कब एग्ज़ाम कराती है। लेकिन हमसे इसे लेना देना नहीं है, बल्कि हमको सिर्फ अपनी तैयारी से मतलब रखनी है। एग्ज़ाम चाहे जब हो, अगर हमारी तैयारी रहेगी, हमारे पास मिसाइल रहेगा, तो हम कभी भी हमला कर सकते हैं, हम कभी भी जीत सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है तैयारी। अक्सर देखा गया है कि जब टाइम मिलता है तो स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम होता है तो उस वक्त बहाना साइटिस की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और उनको यही लगता है कि हमें पता नहीं था एग्ज़ाम इतनी जल्दी होगा। तो एग्ज़ाम का डेट कभी भी आए, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमको ये सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, या फला महीने में हो या फला डेट में हो, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हमको सिर्फ अपनी तैयारी में निखार लाना है, अपनी तैयारी में तेज़ी लानी है, अपनी तैयारी में मौलिकता लानी है, अपनी तैयारी में डेली टू डेली कुछ नयापन लाना है। तो हम सब अगर ये सब सोचे रहेंगे, आप सब लोग इसी डायरेक्शन को लेके चलेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हम एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट को लाए हैं। आइए शुरू करते हैं कि कुछ नया अगर आपको लगे तो आप इसे ज़रूर बार बार रिपीट करिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ ये रिपीटेड है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। आपकी जो मेमोरी है उसको मेमोराइज करेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने इसके आंसर को ब्लैक लगा दिया, इसलिए कि आपको ताकि पता ना चले पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य वर्ग विरोधी की विसंगतियों की उपज एवं अभिव्यक्ति है? तो इसका आंसर है विकासवादी सिद्धांत, अराजकतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, गिल्ड समाजवाद सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। यहाँ व्याख्या की गई है। मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य को वर्ग विरोधी की विसंगतियों की उपज एवं अभिव्यक्ति मानता है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे का शोषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि वर्ग मिट जाए तो शोषण के साधन के रूप में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से वक्तव्य से सर्वाधिकारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है? इसमें पहला है, व्यक्ति स्वयं अपने पर, अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर संप्रभु है। ठीक है, ये मिल का कथन है। दूसरा है, जो कोई काम नहीं करता वह कोई भोजन भी नहीं कर सकता। तीसरा है, बल वह प्रत्येक उस पुराने समाज की मिडवाइफ है जिसके गर्भ में एक नया समाज छिपा है। और डी है कि हम राज्य में जीवित रहते हैं, राज्य में चलते फिरते हैं और राज्य में ही हमारा अस्तित्व है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिकारवाद जो राज्य को मनमाने अधिकार देता है तथा व्यक्ति को राज्य रूपी साध्य का साधन बना देता है। तो प्रोफेसर सेवाइन के अनुसार सर्वाधिकारवादी राज्य में मनुष्य के संपूर्ण जीवन और कार्यकलाप पर राज्य का अधिकार होता है और व्यक्ति का अपना कहे जाने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसकी मानता है कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है तथा उसके बाहर और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कल्याणकारी राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों एक से हैं।
कल्याणकारी राज्य क्लासिकी उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य एक समष्टिवादी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में नव उदारवाद के सिद्धांत निहित हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों एक से हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सकारात्मक उदारवाद की महत्वपूर्ण देन है। वह आधुनिक राज्य की संकल्पना के साथ घुल मिल गई है। 20वीं शताब्दी में राज्य ने अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अब इसका काम केवल कर वसूल करने और कानून व्यवस्था कायम रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो यह सार्वजनिक कल्याण की बात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसमें पहला है सर हेनरी मैन, दूसरा है टाटस्की, तीसरा ओपेनहीमर और डी है दुर्खीम। तो इसका सही आंसर होगा सर हेनरी मैन। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। दोस्तों, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसके बारे में कुछ न कुछ पॉइंट बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्याख्या ऑलरेडी दी गई है, इसलिए टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर सकेंगे। तो व्याख्या है कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसे विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, राज्य की उत्पत्ति में 2 बिंदुओं पर बल देता है। पहला है राज्य निर्मित नहीं हुआ है बल्कि विकास का फल है, तथा दूसरा राज्य के विकास में अनेक घटकों ने अपनी भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में सर हेनरी मैन, बर्गेस, गार्डनर, लीकॉक तथा मैकाइवर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको इसे मैचिंग करना है दोस्तों। राज्य आत्मा का बृहद रूप है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। राज्य आत्मा का बृहद रूप है। राज्य समन्वय एवं समंजन करने वाली संस्था है। राज्य के पास न्यायोचित बल प्रयोग का एकाधिकार है। राज्य आत्मोपलब्धि एवं आत्मसिद्धि प्राप्त करने वाली व्यष्टि है। तो इसका सही मैचिंग होगा दोस्तों, राज्य आत्मा का बृहद रूप है। तो इसका मैचिंग आप प्लेटो से करेंगे। राज्य समन्वय एवं समंजन करने वाली संस्था है, तो इसका आंसर होगा बार्कर। राज्य के पास न्यायोचित बल प्रयोग का एकाधिकार है, तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। राज्य आत्मोपलब्धि एवं आत्मसिद्धि प्राप्त करने वाली व्यष्टि है, तो इसका सही आंसर होगा हीगल। ठीक, तो इस तरीके से इसका यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर ए है, आप लोग मैच कर सकते हैं। राज्य आत्मा का वृहद रूप है प्लेटो। राज्य समन्वय एवं समंजन कर स्थापित करने वाली संस्था है बार्कर। राज्य के पास न्यायोचित बल प्रयोग का एकाधिकार है मैक्स वेबर। राज्य आत्मोपलब्धि एवं आत्मसिद्धि प्राप्त करने वाली व्यष्टि हीगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुकूल है? यानी इसमें बताना है कि इनमें से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार जो बातें की गई, यानी कि बहुलवादी का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि संप्रभुता के 2 प्रकार होते हैं, एक एकलवादी और दूसरा बहुलवादी। तो बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है बातें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे पहला है कि यदि राज्य भी एक संघ है, राज्य की प्रतीड़क उसे अन्य संघों की अपेक्षा श्रेष्ठ अधिकार प्रदान करती है, जबकि आपको मालूम है कि बहुलवाद राज्य को श्रेष्ठ नहीं मानता है ना।
तो ये गलत है। दूसरा है किसी राज्य के संघ उतने ही वास्तविक और आत्मनिर्भर हैं जितना कि खुद राज्य, है ना। तीसरा है कानून की राय पर प्राथमिकता है। और चौथा है बहुमूल्य सामाजिक कार्य करने वाले अन्य सभी संघ भी उतने ही संप्रभु हैं जितना कि राज्य अपने उद्देश्य के संदर्भ में। तो इसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, है ना। यानी कि पहला गलत है, बाकी 2 और 3 सही है ना। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है। यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बहुलवादी राज्य को अन्य संघों के समान ही रखते हैं, यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी प्रपीड़क शक्ति राज्य को अन्य संघों से श्रेष्ठ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पद बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा, पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पूर्ण संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, सार्वजनिक संप्रभुता। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो बोधा थे वो पूर्ण संप्रभुता की बात कर रहे थे, तो इसका आंसर होगा ए। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बोधा के अनुसार यह नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति की सूचक है जो कानून के बंधन से नहीं बंधी होती। इस प्रकार यह पूर्ण संप्रभुता स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं जो ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की इस पर आलोचना की कि कानून संप्रभु का निर्देश नहीं बल्कि समुदाय के न्याय बोध की अभिव्यक्ति है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, लास्की, क्रैब, डिग्वी और गियर्क। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रैब, है ना। बी सही है, क्रैब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रैब एकमात्र विधि की ही संप्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। विधि ही राज्य को संगठित करती है, न कि राज्य विधि को। क्रैब के शब्दों में राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। तो दोस्तों आप सब लोग क्वेश्चन को रिपीट तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सही नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप प्रूफ भी दे सकते हैं। जब तक प्रूफ नहीं रहता तब तक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए आप जो भी कहें वो किसी स्रोत के माध्यम से ज़रूर कहें ताकि इसमें सुधार लाया जा सके, ठीक है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है। उसमें कुछ गलती हो सकती है ना। शब्दों का अंतर हो सकता है, शब्दों के अर्थ यहाँ पर दूसरे भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए आप सब लोग बहुत ही समझदार हैं, आप सब हमारे एक अच्छे सब्सक्राइबर हैं और अच्छे व्यूवर हैं, ये बहुत खुशी होती है। लेकिन ये है कि आप अगर मार्गदर्शन भी करते रहेंगे तो मुझे और खुशी होगी। और अगर आप सब लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि तो और लोग भी फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी खुशी हो कि मेरे वीडियो को, मेरी मेहनत को लोग साकार दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, सराहना हो रही है, तो थोड़ा प्रसन्नता होती है, हौसला बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत का वास्तविक अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें पहला है संसद अपनी इच्छा से कोई कानून बना सकती है, और बी है संसद द्वारा प्रख्यापित किए गए कानूनों के अतिरिक्त जनसाधारण पर किसी अन्य राजनीतिक मानकों का बंधन नहीं है। सी है संसद द्वारा पारित कानूनों को
किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद कानूनों और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से सर्वोच्च है। तो इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा पारित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा कि आप लोगों ने कथन होगा कि सुना होगा कि इंग्लैंड की जो संसद है वो इतनी पावरफुल है कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जो कि उसकी संसदीय संप्रभुता की द्योतक है। तात्पर्य है कि संसद सर्वोच्च है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पहला है अरस्तू, दूसरा है रूसो, तीसरा है मार्क्स और डी है राल्स। तो इसका आंसर होगा अरस्तू। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अरस्तू ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका मानना है कि समानों के साथ समान अधिकार दिया जाए तथा असमानों के साथ असमान अधिकार दिया जाए। अरस्तू के अनुसार जो योग्य है उसी को ही वह पद, स्थान या सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान, है ना। जैसे हमारे यहाँ जो आरक्षण व्यवस्था है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, तो इस तरीके से इसमें समानों के समान आप जनरल को मान सकते हैं और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए, वो आप आरक्षित वर्ग के लिए किया जा सकते हैं, उनको छूट दिया जाता है। तो इस सेंस में आप यहाँ इसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो अरस्तू ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। पहला है ए, यानी सूची ए और बी यानी 1 और 2 में मैच करना है। तो जैसे पहला है ए, न्याय अधिक बलशाली का हित है, और बी है न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, और तीसरा है न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, और डी है न्याय निष्पक्षता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, न्याय अधिक बलशाली का हित है। तो इसको थ्रेसिमेक्स ने कहा था न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो, इसको प्लेटो ने बताया था। और न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, तो इसको डुगवी ने कहा था। और न्याय निष्पक्षता है, ये राल्स ने कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ये होगा, आप यहाँ व्याख्या में देख सकते हैं कि न्याय अधिक बलशाली का हित है। थ्रेसिमेकस, न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, प्लेटो है। न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, डिग्वी है। और न्याय निष्पक्षता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राल्स का वितरक सिद्धांत यानी राल्स का वितरक न्याय का सिद्धांत कौन से विचार पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विभेद का सिद्धांत, यानी बी, विभेद का सिद्धांत। इसमें हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। राल्स का वितरक न्याय का सिद्धांत विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय में भेदभाव तथा विभेद का स्थान नहीं है।
न्याय कानून के अनुसार सभी के साथ एक सा व्यवहार करने पर बल देता है। इससे गरीब वर्गों के व्यक्तियों के हितों को नुकसान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अरस्तू हैं, गॉडविन है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, रॉल्स हैं। तो इसका बहुत आसान आंसर है अरस्तू है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वितरक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तू ने प्रतिपादित किया था। वितरक न्याय के सिद्धांत के अनुसार राज्य में सुविधाओं, पदों, सामानों का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि इसमें लोगों को भेदभाव का आभास न हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? तो उसमें सार्वजनिक रोजगार का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्वाचन में भाग लेने और निर्वाचित होने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये जो नागरिक अधिकार है वो बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए। नागरिक अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, संघ निर्माण करने का अधिकार, सारे देश में विचरण का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार आदि नागरिक अधिकार कहे जाते हैं। सार्वजनिक सभाएं करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दलों एवं समूहों का गठन करने का अधिकार, मतदान का अधिकार आदि राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो आप इसकी व्याख्या को देखिए। पहले इसको आप ऑप्शन देखिए, हॉब्स, हेगल, बेंथम, लास्की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेंथम। आप इसकी व्याख्या को देखिए। यह परिभाषा बेंथम की है। वह प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, उनके अनुसार अधिकार मनुष्य के सुखमय जीवन के वे नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। बेंथम विधि सम्मिलित अधिकारों के अस्तित्व में ही विश्वास करता था, क्योंकि इसके आधार पर ही अधिकारों का पालन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेंथम कौन से सिद्धांत का समर्थक था? नैसर्गिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार। तो ये भी बहुत आसान है, ये बार बार आता है, कानूनी अधिकार। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि बेंथम कानूनी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक था। राज्य एक विधि निर्माता निकाय है, अतः जनता के साथ इसका संबंध स्थापित हो सकता है। इस प्रकार कानून संप्रभु का आदेश है। संप्रभु के आदेश या कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। कारण है कि इस आज्ञा के पालन में ही उनका और सबका कल्याण निहित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक अधिकारों का सार है कि वे ऐतिहासिक प्राकृतिक अवस्था से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में उनका अस्तित्व था, परंतु सिविल समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे प्रकृति की उपज हैं जिन्हें हम भौतिक बलों में श्रृंखलाबद्ध रूप में देखते हैं। वे न्याय और नैतिकता के सार्वभौम सिद्धांतों के स्वरूप हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यानी वे प्रकृति की उपज हैं जिन्हें हम भौतिक बलों में श्रृंखलाबद्ध रूप में देखते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक अवस्था में उसकी शक्ति के ही दूसरे नाम थे।
इस प्रकार प्रकृति प्रदत्त अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। रूसो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है कि उसने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की। दूसरा है उसने संविदा सिद्धांत की पूर्ण रूप से भर्त्सना की। और तीसरा है उसने संविदा सिद्धांत को राजनीतिक चर्चा के एक आदर्शवादी प्रतिमान के रूप में परिवर्तित किया। और डी है उसने हाब्स और लॉक के विचारों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उनके सिद्धांतों में कुछ नहीं जोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, है ना। तो इसका आंसर होगा डी, यानी उसने हाब्स और लॉक के विचारों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उनके सिद्धांतों में कुछ नहीं जोड़ा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सामान्य हित की भावना से प्रेरित होती है, भले ही वह समाज के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा इच्छा न हो। रूसो की सामान्य इच्छा एक अमर देन है। इस सिद्धांत का राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसे जनतंत्र की आधारशिला कहा जा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक संविदा के विचार को नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक संविदा के विचार को नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया? तो इसका सही आंसर होगा रॉल्स ने। ठीक है, यहाँ इसको देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग हाफ लाख रूसो के बीच ही घूमेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का अनुसरण किया है। इसके अनुसार न्याय के 3 नियम इसी क्रम में स्वीकार किए जाएंगे। पहला है समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा अवसर की उचित समानता का नियम, तीसरा है भेद मूलक नियम। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप भी उबे ना। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर कि वीडियो बहुत लंबी रहती है, तो ऐसा नहीं होने तो हम ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आधे घंटे से कम ही वीडियो रहे। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। पहला है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, दूसरा है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, तीसरा है यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, और चौथा है क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करता है। एडी लिंडसे के शब्दों में इस बात पर बल दिया गया कि शासन शक्तियों की पारस्परिक सहमति पर आधारित है। तो इस तरीके से मैंने आज 20 क्वेश्चन रिपीट किए। आप सब लोग इसको बार बार पढ़ें। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद 21 से प्रोवाइड करूँगा। आप सब लोग मेरे जितने भी वीडियो हैं उसको पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। OGIC, TET, PET ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं दिल्ली टीचर की जो वैकेंसी निकली है तो उसको अब सोचा हूँ कि कुछ वीडियो उसको प्रोवाइड करूँ। अगर ऐसा ज़रूरत आप लोग को लगती है कि वीडियो मिलना चाहिए TET, PET जो दिल्ली से रिलेटेड है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं कहूँगा कि जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।